हेलो दोस्तों, नव वर्ष 2025 के शुभ अवसर पर मैं आप लोग सभी को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ एवं शुभकामनाएं आप लोगों को। और मैं हृदय से आप सबको नमस्कार भी करता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि आज का टॉपिक चूँकि साल का शुरुआत है तो कहाँ से शुरू करूँ। तो एकाएक मेरे माइंड में एक चीज़ स्ट्राइक किया कि क्यों ना आज का विषय जो है ये हमारे जितने भी युवक लोग हैं, इन युवाओं का जो परेशानी है और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ महसूस करते हैं वो इस पे तैयार किया जाए, ठीक ना। तो आज का वीडियो जो होगा इसी विषय पे आधारित रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं, जैसे ही आप 10th पास कर लिए, 12th पास कर लिए या ग्रेजुएशन पास कर लिए तो बहुत लोग आप लोग में से कोई जनरल प्रिपरेशन करता है, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, है ना, टीचर, दरोगा भर्ती, ये सब का प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है। कुछ लोग नीट का तैयारी करते हैं, कुछ लोग जेई मेंस और एडवांस की तैयारी करते हैं, है ना। तो अब इसमें हम देखते हैं कि एक विद्यार्थी 12th पास करके या बीएससी करके प्रिपरेशन में लगा, एग्ज़ाम का तैयारी करने में वो लगता है, तो पहले परेशानी क्या आती है। पहले तो या तो उसको कहीं कोचिंग पकड़ना पड़ता है ना। कोचिंग करने के लिए वो घर से दूर जाता है। दूर जाने के बाद में वहाँ पे खाने पीने रहने की पहली परेशानी है ना। खाएंगे कहाँ, कैसे खाएंगे, कैसे या बनाएंगे उसको, किस तरह से, कौन सा फूड कहाँ पे मिलेगा, या इसमें भी जा रहे हैं कहीं मेस में भी सेट किया तो वहाँ का भी खाना ठीक नहीं लग रहा है, कुछ आइटम ठीक लग रहे हैं, है ना। ये सब परेशानी आती है। फिर पढ़ाई कैसे करें, फिर घर की भी याद आती है, तो ये सब परेशानियाँ रहती हैं, है ना। तो इसका मैं समाधान कुछ आपको निकाल के बताना चाहूँगा। इसका समाधान ये है कि जैसे ही आप बाहर में कहीं कोचिंग करने गए, जो कि आज की आवश्यकता हो गई है, ज़रूरी हो गई है, हर युवक को कोचिंग बहुत ही आवश्यक है ना। तो आप जाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, एक लॉज लेते हैं या हॉस्टल लेते हैं, उसमें रहते हैं। तो पहले आपको ये करना है कि बाहर के खाना से बचिएगा। बाहर का खाना मतलब कि ये ठेले वाले जो होते हैं, खोमचा, पानी पूरी, है ना, इन सब से क्या होता है कि इन्फेक्टियस बीमारी, डिजीज़ बहुत जल्दी लोगों को पकड़ लेता है, बहुत लोगों को, है ना। मैं देखता हूँ कोटा में लोग जाते हैं, एक हमारे ही मित्र के बच्चे हैं, तो वो लड़के ने क्या किया कि जाता था कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, और जा रहा है तो बीच में चाट खा लिया, तो पानी पूरी खा लिया, है ना। तो इन सब चीज़ से बचिएगा। मेन फूड जो होता है, ठीक है, मेस में जाइए, तो मेस में जाने के बाद में देखना है कि खाना आपका गर्म हो, ताज़ा हो। खाना मतलब कि कुछ देर का रखा हुआ ठंडा खाना मत खाइएगा, इसलिए कि उसमें कई कंटामिनेशंस फैल जाते हैं। मक्खी कभी बैठ गया, कभी कोई बैक्टीरिया फैल गया उसमें, ठीक ना। या अपना ही खाने के अंदर में एंजाइम्स कुछ होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। ज़्यादा देर तक रखने के बाद में खुद का सेल्फ एंजाइम खाना के अंदर जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इससे बचिएगा। मतलब गर्म खाना आपको खाना है, बाहर में दिखा रहे हैं तो, है ना। और पानी पीने के लिए मेस का पानी आपको नहीं पीना है ना। 2-4 रुपये बचाने के चक्कर में मतलब मेस का पानी, कोई होटल का पानी पी लेते हैं। आप जानते हैं कि खाना से बीमारी तो बहुत कम फैलता है, पानी से ज़्यादा फैलता है। तो पानी अपना, या तो अपना हॉस्टल से लेके जाइए पानी, या पानी का बोतल साथ में कैरी करके रखिए, बैग में रखिए। और नहीं तो बिस्लेरी का जो बंद क्लोज्ड होता है, जिसका सील नहीं टूटा है, तो उस बिस्लेरी का पानी आप पीजिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि पूरे जितने साल तक आप प्रिपरेशन करेंगे, बीमार न के बराबर पड़ेंगे भी तो नॉमिनल दवा खाने से आपका ठीक हो जाएगा, है ना। घर आने की आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कोचिंग क्लासेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो एक ये हुआ। दूसरा है कि एक इंस्पिरेशन, कि हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें इंस्पिरेशन मिलता रहे। इंस्पिरेशन कैसे मिलेगा, प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, है ना। तो टाइम टू टाइम कोचिंग के अंदर में आपके काउंसलिंग क्लासेस लगती हैं। यूट्यूब के वीडियो में ढेर वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं जहाँ पे कई काउंसलर्स जो हैं आपके क्लासेस लेते हैं, या काउंसलिंग करके आपको बता रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं
कि ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करो, नीट का प्रिपरेशन करना है, जेईई मेंस का करना है या बैंकिंग रेलवे का करना है, तो सारे टिप्स वो लोग बताएंगे। खुद कोचिंग वाले भी ऐसा समय समय पे अरेंज करते रहते हैं, ठीक है। और आगे का पॉइंट है कि अब आपके आजू बाजू में सर्कल में कैसे लोग होने चाहिए। तो सर्कल में अपने से ब्रिलियंट लोगों को ही रखिएगा, उन्हीं लोगों से दोस्ती यदि करना है तो उन्हीं लोगों से करिए, अदरवाइज दोस्ती मत करिए। जो आपसे डल है तो वो आपसे सीखेगा, आप उससे कुछ नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो ऐसा रहना है आपको कि ऐसा माहौल बनाना है कि हर मोमेंट में कुछ ना कुछ आप सीखते रहें। तो उससे क्या होगा, जो आपसे इंटेलिजेंट बच्चे होंगे उनके साथ कंपटीशन आपका होगा, तो आप खुद ही बहुत कम समय में काफ़ी मतलब कि डेवलपमेंट आप कर पाएंगे। आपका मेंटल डेवलपमेंट, है ना, और स्किल डेवलपमेंट सब कुछ होगा, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है उसकी, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, है ना। तो इस पे आपको ध्यान देना है। फिर प्रिपरेशन आप करते चले जा रहे हैं, पढ़ाई कोचिंग क्लासेस में ठीक से हो रही है, तो कभी भी टेस्ट को मत छोड़िएगा। क्लासेस एक आध छूट जाए तो छूट जाए, ऐसे क्लास नहीं छोड़ना है आपको। लेकिन मान लीजिए कि बाई द वे क्लास छूट रही है, टेस्ट आपका नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है आपको टेस्ट? क्योंकि वही टेस्ट आपका हथियार है जिसका यूज करके आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। पहले टेस्ट दिए रहेंगे, जितना ज़्यादा टेस्ट दिए रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अपने पे कंट्रोल आएगा, नियंत्रण आएगा और स्पीड आपकी बनेगी, है ना। कम समय में क्वेश्चन करने का स्किल डेवलप आप में होगा। तो इसलिए आप टेस्ट न छोड़े तो बेहतर है। और डेली कुछ न कुछ रोज़ याद करिएगा। जिस दिन जो पढ़ाई हुआ उसी दिन क्या करना है उसको हमको निपटा देना है, उस टॉपिक को पढ़ लेना है, उस टॉपिक को याद कर लेना है जो जिस दिन पढ़ाई हुआ। उससे क्या होगा कि बैकलॉग आपके नहीं होंगे, है ना। और बिल्कुल स्टेप वाइज तैयारी करना है। स्टेप वाइज तैयारी करने का मतलब क्या हुआ? स्टेप वाइज तैयारी करने का मतलब हुआ कि जब आज मान लो कि कोचिंग में जो भी पढ़ाई आपका हो रहा है, तो उस टॉपिक से, उस विषय से रिलेटेड उसी दिन उसको हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, उसको उसी दिन याद कर लेंगे। कुछ फार्मूला सूत्र बताया गया तो सूत्र को भी याद कर लेंगे या नोट कर लेंगे, ठीक ना। मतलब कि कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, उससे रिलेटेड सारा होमवर्क, असाइनमेंट, जो भी क्वेश्चंस हैं सब कर डालना है आपको। तो ऐसे करने से क्या होगा कि भार भी कम पड़ेगा। मुश्किल से आपको 4 या 5 घंटा पढ़ने से आपको काम चल जाएगा। लेकिन होते क्या है कि यदि बैकलॉग होगा तो फिर आगे चल के आपकी टेंशन बढ़ेगी। टेंशन बढ़ने के बाद फिर क्या होगा कि माइंड पे मेंटल प्रेशर बढ़ेगा। मेंटल प्रेशर बढ़ने के बाद फिर आप फ्रस्ट्रेट होंगे। फ्रस्ट्रेट होने के बाद भी फिर आपका मन ये डिसाइड करेगा कि नहीं, चलो अब इस बार लग रहा है कि नहीं होगा, अब अगले साल की तैयारी करते हैं। तो ये आप खुद से एक्सक्यूज़ बना लेंगे, ये सही नहीं है, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्ज़ाम का टाइम आया, एग्ज़ाम का प्रेशर मेंटेन आपको करना है, कितने देर पढ़ना है। तो एग्ज़ाम के समय में बहुत लोग नींद से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, है ना, कि अरे चलो यार 2-4-5 घंटा सोते हैं और सोने का समय काट के और उसको पढ़ाई में डिवोट करते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत ही गलत है। एग्ज़ाम के टाइम में यदि आप दिन रात मेहनत करेंगे और सोएंगे कम, तो उससे IQ लेवल आपका कम होगा। जो भी स्किल आपने सीखा है कम समय में क्वेश्चन करने का, टाइम डिले करके क्वेश्चन करना शुरू करेंगे और फिर घबराहट आपको होगी, तो जानते हुए क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे। इसलिए प्रॉपर आपको नींद भी लेना है, याद रखिएगा। नींद से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डे फर्स्ट से ही आप अपना इस तरीके से रूटीन रखें कि रोज़ 4 घंटा 5 घंटा पढ़ने से आपका काम चल जाए और लास्ट डे तक उतना ही आप पढ़ते रहें स्मूथली। तो इससे क्या होगा कि समय पे सब कुछ आपका कंप्लीट भी हो जाएगा और जल्दीबाजी भी नहीं रहेगी और घबराहट भी आपको नहीं होगी। एग्ज़ाम का दिन इंतज़ार करने में आपको मज़ा आएगा कि आप कब आता है कि फोड़ दे एग्ज़ाम को, इस तरीके से, समझ रहे हैं। और ऐसा मेहनत करेंगे तो कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। जैसे ही रेगुलर आप मेहनत करते चले जाएंगे, टेस्ट पेपर देते चले जाएंगे, ठीक है, तो पहले आपका मान लीजिए कि 15 लाख बच्चों के बीच में कंपटीशन था, अब रह जाएगा मुश्किल से 1 से 2 लाख के बीच में, समझ रहे हैं। और पूरे ईयर बढ़िया से ईमानदारी से पढ़ते चले गए तो मान लीजिए कि कुछ ही 100, कुछ ही मैंने 1,000 बच्चों के बीच में आपका कंपटीशन रहेगा, समझ रहे हैं, जो कि टफ नहीं है। आप अपना पोजीशन ला लेंगे, ठीक ना, और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, समझ बात को। तो ये सब चीज़ है। और अब आगे की परेशानी और बता रहा हूँ। मान लिया कि आपने पहला साल प्रिपरेशन कर लिया, अगला साल एग्ज़ाम दिया और आपका नहीं हो पाया, ठीक।
पहले तो दिमाग में नहीं बैठाना है कि हमारा होगा कि नहीं होगा। यदि होगा कि नहीं होगा तो मान लीजिए कि नहीं होगा, समझ रहे हैं। इसलिए डेली अपने आप को समझाना है कि नहीं, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो हम क्वालिफाई करेंगे ही, हमारा बिल्कुल हो ही जाएगा इसमें, है ना। ऐसे फर्स्ट डे से समझाना है अपने आप को। कैसे समझाइएगा? सुबह में उठते हैं, सुबह में उठने के साथ आंख बंद करके छाती पे हाथ रख के और 50 बार बोलिए कि मैं जिस चीज़ को ठाना हूँ उसको मैं कर लूँगा, उसमें मैं सफल हो जाऊँगा उसमें, है ना। ऐसे आपको 50 बार बोलना है सुबह में। ये 50 बार बोलने से देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको कहीं से नहीं लगेगा कि हम मतलब कि क्वालिफाई नहीं करेंगे इस एग्ज़ाम को। तो यदि विश्वास हो गया कि हम क्वालिफाई कर लेंगे तो आधा काम तो ऐसे आपका हो गया, 50% आप सफल हो गए। लेकिन मन में ऐसा कहीं डाउट बना हुआ है, संशय बना हुआ है कि इस बार लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, अगली बार देख लेते हैं, तो फिर मान लीजिए कि रियल में नहीं होगा आपका। और सुबह के समय में ही 50 बार नहीं बोलना है, शाम में भी, रात में भी सोने से पहले 50 बार चेस्ट पे हाथ रख के, आंख बंद करके, छाती पे हाथ रख के, आंख बंद करके बोलिए कि हमारा होगा ही, मैं सफल होऊंगा ही, मैं सफल होऊंगा ही। तो देखेंगे कि 1 महीना के अंदर आप में ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका मन मानने लगेगा कि नहीं, हम तो क्वालिफाई करने जा रहे हैं। जब क्वालिफाई करने जा रहे हैं तो फिर उसी तरीके से रिफ्लेक्स आपके अंदर बनेगा और आपका मन जो है आपको रेडी करेगा कि चलो भाई अब क्वालिफाई करना है तो तैयारी करो। तो फिर पता लगा कि आप पहले 4 घंटा पढ़ते थे, 8-8 घंटा पढ़ने में भी आपको कोई गुरेज नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही, आराम से पढ़ ले रहे हैं। लगने लगा आपको कि अब समय की कमी मेरे पास हो रही है, ठीक ना। लगेगा कि बैठे हैं एक जगह तो बैठे ही रह जाएं, ऐसा मानसिकता बन जाती है। एक करके देखिएगा इसको, ठीक ना। और फिर आगे मान लिया कि 1 साल तैयारी किया, तैयारी करने के बाद नहीं हुआ आपका, भगवान न करे कि ना हो जाए, ऐसी कामना है हमारी। लेकिन मान लिया कुछ बच्चे होते हैं जिनका नहीं हो पाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्या करें? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर से 1 साल प्रिपरेशन करिए, जगह को मत छोड़िए, ठीक है ना। और कोचिंग का चूँकि पहला साल कोर्स कंप्लीट ही हो गया है तो दूसरा साल फिर कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि टेस्ट से ही ये फैसला होगा कि आप क्वालिफाई करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, समझ रहे हैं। और वो चूँकि आदत आपकी बनी रहे, है ना, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस बना रहे, इसके लिए भी वो ज़रूरी है। तो आप देखेंगे कि दूसरा साल आपको ज़्यादा प्रिपरेशन कंपैरेटिवली पहले साल से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कोचिंग करने का समय तो हट गया आपका। तो उस समय में फिर से आप सेल्फ स्टडी करेंगे, है ना, खुद से स्वाध्याय करेंगे। तो ऐसा करने के बाद दूसरा चांस आपने दिया, दूसरा चांस में मान लीजिए कि कुछ का हुआ और कुछ लोगों का नहीं हुआ, तब क्या करेंगे? आप ही का नहीं हुआ। अब आपका नहीं हुआ तो क्या करेंगे? नहीं हुआ तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कि पिछले बार से इस बार का हमारा मार्क्स ज़्यादा है कि नहीं है। यदि ज़्यादा है तो फिर गो फॉरवर्ड, आगे बढ़िए, 1 साल फिर प्रिपरेशन करिए। और फिर प्रिपरेशन करने के बाद में अब देखिए कि पिछले साल क्या कमियां रह गई थी हमारी, उस कमियों को दूर करिए। टेस्ट सीरीज मत फिर छोड़िए, फिर टेस्ट सीरीज को वैसे ही कंटिन्यू रखिए। इस बार किसी दूसरे कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, यदि मन है तो ऐसा कर सकते हैं आप, है ना। तो 3rd चांस दे दीजिए। 3rd चांस में आपका हो ही जाएगा, न होने का सवाल ही नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब आपके मन में संशय है कि 3rd चांस में भी सर यदि नहीं हुआ तो क्या करें? तो 3rd चांस में नहीं हुआ तो मैं उपाय बता रहा हूँ आपको। फिर आपको क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाएगा। समझ बात को ना, मतलब 3 साल तैयारी किए, 3 साल तैयारी करने के बाद में 4था साल फिर आप लग गए तो वो एनर्जी लेवल नहीं रह पाएगा। आप समझिए इस चीज़ को, है ना। वो एनर्जी लेवल, वो जोश, वो टेम्परामेंट नहीं रह पाता है और फ्रस्ट्रेशन एक अलग से लग जाएगा, ठीक ना। और कई तरह का प्रेशर भी आता है दोस्तों के तरफ से। कुछ दोस्त को देखिएगा क्वालिफाई कर गए, आप नहीं कर पाए, वो भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है। घर से, गार्जियन की तरफ से, क्या कर रहे हो, 3 साल में नहीं हुआ, ऐसे वैसे गार्जियन भी फेडअप, उदास होने लगते हैं, मतलब कि वो भी हिम्मत छोड़ने लगते हैं। तो अब क्या करना है? अब करना है 3रा साल के बाद कुछ पार्ट टाइम अपना जॉब आप ढूंढ लीजिए, या तो टीचिंग का, या कहीं ट्यूशन पकड़ लीजिए, या कोई पार्ट टाइम किसी दुकान पे बैठना है शाम के समय में, वहाँ पे बैठ लीजिए,
दिन भर का समय मिल जाएगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए, शाम का टाइम दे दीजिए कहीं तो, या कहीं कुछ लोग स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, शाम का टाइम में प्रिपरेशन करते हैं, या कोई लोग कोचिंग ज्वाइन कर लेता है, खुद पढ़ाना शुरू करता है और 2-4 घंटा समय निकाल के प्रिपरेशन भी करता है। मतलब आर्थिक उपार्जन का कोई ना कोई पार्ट टाइम वाला, जिससे कि आपके खर्चे बर्चे निकल जाएं, आप उसमें काम अपना चला लें, तो ऐसा ढूंढिएगा। ऐसा करने के बाद क्या होगा, प्रिपरेशन को अपना कंटिन्यू रखिए। क्यों? क्योंकि आपका क्या हो रहा है कि हर साल आपका प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक ना। एक बात मैं छोड़ दिया आपको कि तीसरा साल दूसरे साल के प्रिपरेशन से यदि तीसरे साल में कम नंबर आया तब तो फिर तैयारी नहीं करना है, समझ लीजिए। उत्तरोत्तर नंबर बढ़ते आपके जा रहे हैं तो तैयारी मत छोड़िएगा। तीसरे साल के बाद में मैं बोल रहा हूँ, चौथे साल के लिए पार्ट टाइम को जॉब पकड़ लीजिएगा, है ना, जिससे कि मेंटल इक्विलिब्रियम आपका बना रहे और आर्थिक परेशानी भी आपको ना हो और सब कुछ चल भी रहा है। अच्छा, मान लिया कि आप ये पूछेंगे कि सर घर से हम साउंड है, घर से भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम मतलब कि हमारे माताजी पिताजी जॉब करते हैं, या घर पे इतनी संपत्ति है कि हमको चौथा साल भी प्रिपरेशन करने के लिए पैसा वो लोग भेज सकते हैं, तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, ठीक ना, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे सामान्यतः जो हम देखते हैं कि चौथे साल में लोगों का मेंटल प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो उससे बचने का तरीका बता रहे हैं कि कोई कहीं पार्ट टाइम आप ढूंढ लीजिए, छोटा सा कोई बिजनेस ही खोल लीजिए या कुछ कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे का प्रिपरेशन करने में आसानी रहे, है ना। तो और फिर देखेंगे कि आपका जो आप चाह रहे थे सो हो गया अगले साल में, है ना। तो यही बात कह के मैं आज अपने वीडियो को विराम देना चाहूँगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दूसरे को शेयर भी करिएगा, है ना। थैंक यू दोस्तों, ओके। और एक बार फिर से नए साल की मुबारकबाद, धन्यवाद।